हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ जून 22 पेपर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे विद द क्वेश्चन डिस्क्राइब द रोल ऑफ एटीपी एज ए कैरियर इन बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एटीपी का क्या रोल होता है बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में? द रोल ऑफ एटीपी एज एन एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग एजेंट और व्हीकल सजेस्ट दैट इट शुड बी रैपिडली टर्न ओवर। तो बेसिकली एटीपी क्या होता है? टर्न ओवर होता रहता है। दैट मीन्स अगर एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, दैट मीन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप है। जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो पहले बनेगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं इसकी वजह से रिलीज हो रही है एनर्जी, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों मॉलिक्यूल हैं ये तो वहीं प्रेजेंट है। फिर जब किसी रिएक्शन में एनर्जी जनरेट होगी तो ये दोनों कंबाइन होकर वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एटीपी में। दिस इज हाउ इट इज टर्न्ड ओवर एंड रिसाइक्ल्ड अगेन एंड अगेन। That is rapidly and repeatedly broken down to ADP and PI, that means inorganic phosphate. It should be like this, PI, and resynthesized in the living cells. An idea of the rapid turnover of ATP can be had from the fact that a resting adult human being turn over 30 to 40 kg ATP in one day. That is, it convert ADP and phosphate and then back to ATP. तो पहले ATP ब्रेक डाउन होता है और फिर बाद में रेस्टिंग के टाइम में वो वापस ATP बन जाता है. The relative concentration of ATP, ADP and phosphate remain constant. The free energy available from the hydrolysis is used to drive number of reactions. That means जब ये ATP ब्रेक डाउन होके ADP बना और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना तो साथ में एनर्जी रिलीज हुई और ये एनर्जी जो है वो काफ़ी सारे रिएक्शंस को कैरी आउट करने में हेल्प करेगी. दिस इज डन बाय सुटेबली कपलिंग द अप्रोप्रिएट रिएक्शन. इन दिस प्रोसेस ड्राइविंग एंड एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस एटीपी गेट हाइड्रोलाइज टू एटीपी. तो बेसिकली ये क्या होता है? इन रिएक्शंस की कपलिंग होती है. जैसे हम पढ़ते हैं ना कि अब जैसे हमने अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि जो डाइफॉस्फोग्लिसरेट है जब वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट में तो एटीपी जो है एडीपी और पीआई से बन जाता है एटीपी. एटीपी रिलीज हो रहा है. दैट मीन्स अगर यहाँ पे इसको एनर्जी मिली और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस रिएक्शन ने एनर्जी रिलीज करी होगी. तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होगी और दूसरा ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. ऐसे रिएक्शंस को कपल करके एटीपी जनरेट करा जा सकता है. दिस इज डन बाय सुटेबली कपलिंग द अप्रोप्रिएट रिएक्शन. इन दिस प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग एंड एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस एटीपी गेट हाइड्रोलाइज टू एडीपी एंड पीआई. तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन होगा जो एनर्जी जिसको रिक्वायर्ड है उसमें एटीपी हाइड्रोलाइज होकर क्या बन जाएगा? एडीपी. फॉर द सस्टेंस ऑफ लाइफ वी नीड टू हैव सम मैकेनिज्म टू रीजनरेट एटीपी. अब हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट को वापस ट्राइफॉस्फेट में चेंज कर सके फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. सो द लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी बिकम्स अवेलेबल ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर CO2 और वाटर रिलीज होती है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है कि इस एडीपी और फॉस्फेट को वापस एटीपी में चेंज करने में. और ये रिएक्शन कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. फॉर एन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इट इज़ नेसेसरी दैट इट शुड लिबरेटेड इन स्मॉलर पैकेट्स. अब हमें ये चाहिए कि जो भी एनर्जी बन रही है या जो भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है ये धीरे धीरे होनी चाहिए. एक ही बार में सारी एनर्जी रिलीज ये सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए. ईच ऑफ विच शुड बी एडिक्वेट टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ एटीपी. Thus the oxidation of glucose must take place via large number of steps. अब जितना मल्टी स्टेप रिएक्शन है उतने ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या एनर्जी रिलीज हो रही है वो स्मॉलर अमाउंट्स में हो रही है एंड इट इज़ मोर एफिशिएंट. देयरफॉर इन्वॉल्व एन इक्वल नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स. इट इज़ इट इज़ इंडीड फाउंड टू बी सो एंड दिस इज कॉमन फीचर फॉर मेटाबॉलिक पाथवे. तो बेसिकली ये चीज़ सारे मेटाबॉलिक पाथवे में चाहे आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे हो या आप TCA पढ़ रहे हो या आप कोई और साइकिल पढ़ रहे हो सब में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी. दस द मेटाबॉलिज्म इज कॉमनली रेफर्ड एज इंटरमीडिएटरी या इंटरमीडियरी मेटाबॉलिज्म क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 मेथड्स ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस डिटर्मिनेशन एंड पेप्टाइड्स एंड डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम. पेप्टाइड सीक्वेंसिंग मतलब कि हमारे पास एक पेप्टाइड स्मॉल प्रोटीन की चेन है जिसमें कुछ अमीनो एसिड्स लगे हुए हैं और हमें उन अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस पता करना है कि कौन सा एल्वीन है, कौन सा ल्यूसीन है, कौन सा आइसोल्यूसीन है, कौन सा ट्रिप्टोफैन है. अगर हमें वो सीक्वेंस पता करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड यूज हो सकते हैं? देयर आर 3 मेथड्स: Sanger's, Densile and Edmond degradation method. In Sanger degradation, the amino acid of terminal amino acid is labeled with fluorodinitrobenzene. Then the labeled peptide is hydrolyzed by acid and then separated by chromatographic properties. मतलब कि Sanger method में क्या करते हैं, जो टर्मिनल अमीनो एसिड है, मान लो ये सबसे टर्मिनल कॉर्नर वाला अमीनो एसिड है, इसको हमने लेबल कर दिया. इसके ऊपर हमने एक मॉलिक्यूल का टैग लगा दिया फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन का. और अब इस टैग वाले मॉलिक्यूल को जब ये टैग हो गया तो अब इसको हाइड्रोलाइज करेगा एसिड और उस तरह ये जो फर्स्ट वाला अमीनो एसिड है ये ब्रेक डाउन होकर अलग हो जाएगा. ठीक है. तो ऐसे करके हम एक एक सारे अमीनो एसिड को एक टाइम पे सिर्फ एक अमीनो एसिड हाइड्रोलाइज होगा या सेपरेट होगा उसकी चेन से और हम एक एक करके इससे सीक्वेंस पता कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज एडमंड डिग्रेडेशन. उसमें क्या होता है? इट सिक्वेंशली रिमूव्स एन अमीनो एसिड वन अमीनो एसिड रेसिड्यू एट अ टाइम फ्रॉम द अमीनो एंड ऑफ द पेप्टाइड. इसमें भी क्या होता है? एक अमीनो एसिड रिमूव होता है और कौन सी साइड से? अमीनो एंड से. एक एंड अमीनो होता है और एक एंड
कार्बोक्सिलिक होता है। तो अमीनो एंड से एक एक करके अमीनो एसिड जो है वो सेपरेट होते हैं। द अनचार्ज टर्मिनल अमीनो ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड इज लेबल्ड विद फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। इसमें जो हम मॉलिक्यूल को टैगिंग करते हैं वो फिनाइल आइसोथायोसाइनेट से करते हैं। अंडर द माइल्ड एसिडिक condition, a cyclic derivative of the terminal amino acid, that is PTH amino acid, is formed. Now this PTH amino acid can be identified by chromatographic techniques like HPLC, and then it can be separated. So we have to describe one method. I am describing Sanger's method here. Sanger developed a three-stage method for sequencing of amino acids in insulin. He also received a Nobel Prize for his contribution. So there are three main steps. Amino terminal of the amino acid is labeled. तो जो terminal amino acid है उसको लेबल कर रहे हैं, लेकिन कौन से एंड पे? अमीनो एंड पे. किससे लेबल कर रहे हैं? FDNB, that is फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन से, जिसको हम Sanger's रीजन भी बोलते हैं. नाउ द लेबल पेप्टाइड इज सब्जेक्टेड टू एसिड. अब एसिड से ट्रीट करेंगे, स्पेशली एसिड कहाँ ट्रीट करेगा? जहाँ पे FDNB लेबल्ड है. The labeled amino acid is identified by its characteristic migration rate on the thin layer chromatography. आप क्या करेंगे? उसको पेपर या उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, मतलब उसको क्रोमेटोग्राफी करेंगे, उसको एक इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर में हम रन करवाएंगे. जब रन करेंगे तो वो जो अमीनो एसिड है वो सेपरेट हो जाएगा. दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर प्रोटीन दैट आर लेस देन 50 to 70 अमीनो एसिड. लार्ज प्रोटीन्स अगर हमारे पास हैं तो पहले हम उन्हें प्रोटीएज से ट्रीट करके हाइड्रोलाइज करेंगे, स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में उनको कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको FDNB से लेबल करके सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैटालिटिक एक्टिविटी. अब प्रिंसिपल में बेसिकली आ जाता है कि कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम काम कैसे कर रहे हैं, एंजाइम कैटालिसिस कैसे कर रहे हैं. एंजाइम कैटालिसिस कर रहे हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. वो किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी फीजिबल हो जाता है. सो आई हैव ऑलरेडी डन द वीडियो 3 चैप्टर्स इन ऑफ एंजाइम. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. उसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी लोअर कैसे हो रही है, 2 मॉडल्स कौन से होते हैं, इंड्यूस हाइपोथेसिस और लॉक इन की हाइपोथेसिस वाला, वो भी है. फैक्टर्स इफेक्टिंग एंजाइम्स भी है, एंजाइम काइनेमेटिक्स भी है. The next, write short note on any of the two following. Fluid mosaic model of biomembrane, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोसैक मॉडल है, metabolic fate of pyruvate and ketone bodies. Fluid mosaic model of biomembrane. The model described the cell membrane as lipid bilayer. इसी मॉडल से हमें पता था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है. दैट मीन्स 2 लेयर लिपिड की है. 2 molecules thick layer consisting primarily of amphipathic phospholipids in which protein molecules are embedded. और बीच में यहाँ पे क्या embedded है? प्रोटीन embedded है. It is satisfactorily accounts for the several of the observed properties of plasma membrane. According to this model, the phospholipids of the membrane are arranged in bilayer. जो phospholipids है, हम इस तरीके से डायग्राम बनाते थे, अगर आप लोगों को भी याद हो +1 +2 में बनाते थे कि ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं. और हम लिपिड का जब ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो लिपिड का ये जो एंड है ये हमारा हो गया हाइड्रोफिलिक, और ये जो नीचे टेल हमारी है वो हो गई हमारी हाइड्रोफोबिक. वन ऑफ द एंड इज हाइड्रोफिलिक एंड द अदर वन इज हाइड्रोफोबिक. So according to this, the phospholipid membranes are arranged in bilayer with the polar heads on the exterior. जो polar heads है, जो water loving head है वो बाहर की तरफ है, और जो non polar hydrophobic tails है वो अंदर की तरफ है. The different protein of the membrane are dispersed within the phospholipid layer and are free to move within the plane of membrane. अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन की लेयर अलग अलग होती है. आई गेस आपने सबने ही सेल बायोलॉजी या बेसिक साइटोलॉजी वगैरह में पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स कुछ हमें पेरिफेरल प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं जो ऊपर ही होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो पूरा मेम्ब्रेन को पास थ्रू कर रहे हैं, और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं जो इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट प्रोटीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस bilayer of phospholipids and are free to move within the plane of the membrane. Some of the proteins may be present superficially, जिनको हम बोलते हैं transmembrane protein. They proteins are responsible for diverse function associated with cell membrane. और प्रोटीन्स का काम क्या होता है? यहाँ पे प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में. कई चीज़ें जो वो इन प्रोटीन चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगी, सेल रिकॉग्निशन में, सेल टू सेल कम्युनिकेशन में, मोटिलिटी में, एक्सेट्रा. द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट. पायरुवेट जब बन जाता है तो उसके बाद वो कौन कौन सी साइकिल्स में एंटर कर सकता है, और फर्दर वो कैसे ब्रेक डाउन कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है. आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग. द लास्ट इज कीटोन बॉडीज़. कीटोन बॉडीज़ बेसिकली जब हमारा फैट का ऑक्सीडेशन होता है, जब फैट ब्रेक डाउन होता है, तब बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज़ बनती हैं. अंडर सर्टेन मेटाबॉलिक कंडीशन सच एज स्टार्वेशन एसोसिएटेड विद हाई रेट ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. तो जब हमारी बॉडी में फैटी एसिड ऑक्सीडेशन हो रही है तो उस टाइम पे लिवर जो है फैट्स को ब्रेक डाउन करता है और उसकी वजह से बनते हैं
एसिटोएसिटेट या फिर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट. सो दीज आर सम कीटोन बॉडीज. एसिटोएसिटेट इज ऑल्सो अ कीटोन मॉलिक्यूल एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट is also a ketone molecule. Acetoacetate undergoes spontaneous decarboxylation to yield acetone. These substances are collectively called ketone bodies. Ketone body production is characteristic of starvation. जब हम ज़्यादा फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में या प्रोलॉन्ग स्टारवेशन में जाते हैं तो उस टाइम पे कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन बॉडी में ज़्यादा होती है. प्लस द वंस हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ डू हैव दिस प्रॉब्लम वेरी ऑफन. Presence of higher than normal quantities of ketone bodies in blood and urine constitute ketonemia and ketonuria. इसके लिए टेक्निकल टर्म द नेमिंग इज कीटोनीमिया, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड. कीटोनूरिया दैट मीन द प्रेजेंट ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन. एंड द ओवरऑल कंडीशन इज नोन एज कीटोसिस. और इसके बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल बैड इफेक्ट्स भी होते हैं ऑन आर बेसिक हेल्थ. एंड उसके अलावा अगर ये एडवांस हो जाए तो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन. With this, we are done with the paper of June 2022. Thank you for watching. Hope you like it and hope you understand it well. All the best for exam.